स्टेल चेक के बारे में एक चीज बहुत क्लियर है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं किसी बंदे को एक चेक जारी करता हूं कि ये 10 तारीख को आप जाके कैश करवा लीजिएगा। अब लॉ के मुताबिक उसको 10 तारीख को वो चेक जाके कैश करवा लेना चाहिए। ड्यू टू सम सर्टन रीजन मैं ही कह देता हूं कि जी अभी पैसे नहीं है, 2 दिन ठहर जाएं, या आप किसी वजह से मसरूफ हो जाते हैं, आप 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद जाके भी वो चेक प्रेजेंट कर सकते हैं। 10 तारीख के बाद ये कोई इतना मैटर नहीं करता, ये ज्यादा क्योंकि ये पोस्ट डेटेड जो चेक इशू होते हैं उनमें ये टाइम मैटर। अच्छा, अब जब स्टेल चेक की हम बात करते हैं तो कोई भी चेक जिसके बारे में अगर वो 6 मंथ या 6 मंथ से ऊपर टाइम चला जाए तो जो बैंकिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक भी, और चेक की अपनी जो बैंकिंग रूल्स में भी एक रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक भी, फिर वो एक ऐसा चेक कहलाता है जिसको वो अगर आप लेकर भी चले जाते हैं तो वो स्टेल चेक कहलाएगा, और वो आप डिसऑनर भी होगा तो एक तो बैंक की डिसऑनर नहीं करेगा और दूसरी उसकी अपनी जो हैसियत है वो भी खत्म हो जाएगी। अब इसके साथ दूसरी बात आ गई कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसका स्टेटस क्या होगा। तो लॉ कुछ चीजों के मुतालिक बहुत क्लियर है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें 1 सेकंड 1 मिनट का डिले भी है तो उसके ऊपर कानून कहता है कि ऐसा लगता है कि आपने आफ्टर थॉट, बड़ा सोच समझकर, आफ्टर कंसल्टेशन और बड़ा डिसाइड करके कि किस बंदे को कैसे फंसाना है, इस तरह आपने एक एप्लीकेशन दिया, लिहाजा 1 मिनट का डिले भी मैटर करता है। लेन देन के मामलात में हमें कुछ जजमेंट मिलती हैं जिसमें वो थोड़ा सा टाइम लिमिट देते हैं कि जी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो गया है, लेकिन क्योंकि लेन देन है, कई दफा जिस बंदे ने चेक इशू किया होता है वो इस डर या इससे कि आप अभी इसको पेश ना करें, प्रेजेंट ना करें, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूं, तो इसमें कुछ मामलात के लेट के होने के ऊपर भी लेन देन के मामलात में अदालतें कुछ लचक रखती हैं। लेकिन फिर भी क्रिमिनल लाइबिलिटी, जितनी लेट आप अपने मैटर को रिपोर्ट कराते हैं थाने में, मुतलका एजेंसी को आप जितनी लेट जाके इन्फॉर्म करते हैं, उसका अल्टीमेटली नुकसान मदई को होता है। अच्छा अदनान साहब, ये बताइए कि जो चेक के मैटर्स के ऊपर ख़ास तौर पर जब आप कोई भी कंप्लेनेंट पुलिस के पास जाता है तो सम टाइम उसका पर्चा फौरी तौर पर दर्ज हो जाता है और सम टाइम वो पुलिस वाले पर्चा दर्ज नहीं करते। अगर पुलिस पर्चा दर्ज कर ले तो उसके बाद पुलिस के क्या फ़राइज़ हैं और पुलिस को कंप्लेनेंट के साथ और कंप्लेनेंट को पुलिस के साथ क्या तावन करना चाहिए, या कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो उसका केस को मजबूत बनाती हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो एक चेक के केस को कमज़ोर कर देते हैं? पुलिस का इसमें किरदार क्या है, इसके बारे में आप ज़रा इसको डिटेल से बताएं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बात, जिस तरह आपने ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बात ये है कि चेक डिसऑनर होने के बाद एक बंदा जब अपनी एप्लीकेशन लेके थाने में चला जाता है, 10 तारीख को डिसऑनर हुआ है, चाहे वो 10 को ही थाने चला जाता है, तो कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पैरेलल लॉ चाहे अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन कानून में कोई ऐसी सेक्शन या कोई शिक हमें नहीं मिलती जो इस बात पे रोकती हो कि फौरी तौर पे उसका पर्चा दर्ज ना किया जाए। हाँ, लेकिन हमारे जो एक पुलिस का एक सिस्टम है, इन्होंने एक पैरेलल सिस्टम ये बनाया हुआ है कि ये इसके ऊपर एप्लीकेशन ले लेने के बाद इसको एक किसी ना किसी तफ्तीशी को, इंक्वायरी ऑफिसर उसको बनाकर मार्क कर देते हैं, उसके ऊपर दोनों पार्टीज को बुला लेते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि हाँ जी देखें किस तरह लेन देन है। लेकिन लॉ ये बात अलाउ नहीं करता। 154 सीआरपीसी के तहत जब कोई एप्लीकेशन आएगी, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो बगैर किसी डिले के उस एफआईआर को दर्ज होना है। और बीइंग लॉयर, बीइंग एक कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को का एक फॉलोअर होने के नाते मैं कभी भी इस बात को जस्टिफिएबल नहीं समझता कि आप इसलिए चेक के मैटर या लेन देन के मैटर लेट कर दें क्योंकि आपने एक पैरेलल सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ, लॉ आपको, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बेतहाशा आ चुकी हैं, ये अलाउ करता है कि अगर आप फौरी तौर पे पर्चा दर्ज भी कर दें और आप समझते हैं कि आपके पास अभी सफिशिएंट मटेरियल, सफिशिएंट एविडेंस मौजूद नहीं है, तो आप मत अरेस्ट करें उस वक्त तक मुलजिम को। तो आप ये वाला पैरेलल सिस्टम बनाने की बजाय आप ये करें कि एफआईआर लेट दर्ज करें, आप ये कर लें कि एफआईआर कोई भी दर्ज करें, जब तक सफिशिएंट मटेरियल फाइल के ऊपर नहीं आता तब तक आप किसी मुलजिम को अरेस्ट ना करें। और इसी तरह अगर एक बंदा अपने चेक के मैटर में भी वो समझता है कि ये 489F के तहत पर्चा दर्ज हुआ है, तो बीइंग एग्रीव्ड, बीइंग मदई,
اس کو سب سے پہلے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ یہ 489F کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. یہ اس مقصد میں اگر ایک یعنی کہ ریلیونٹ ایویڈنس دینی ہے, ریلیونٹ ایویڈنس دینی ہے ان فارم آف وہ ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے, ان فارم آف ریٹن کوئی اسٹیمپ پیپر بھی ہو سکتی ہے. جو وقوع ہے وہ بالکل درست لکھنا ہے, اس میں ملاوٹ نہیں کرنی اور وقوعے کو بناوٹی نہیں بنانا جس کی وجہ سے اس کا کیس سول کی طرف چلا جائے. اچھا ادھر میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاکستان میں لین دین کے معاملات میں ہمیں کئی سیکشن ایسے ملتے ہیں جو بات اور طرح کرتے ہیں, لیکن پولیس اور عام بندہ کوشش کرتا ہے کہ سول کو کنورٹ کر کے کرمنل میں لاؤں, کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ پرچے کا درج ہونا ایک ایسا پریشر اور ایک ایسا خوف ہے جس سے دوسرے سے رقم ہتھیا لی جائے گی. جبکہ جتنے یہ لین دین کے معاملات ہیں یہ 60 to 70% بیسیکلی ان کی جو ریمیڈیز ہیں وہ ریکوری سوٹ اور سول کورٹ یا جو کورٹ میں دوسری ہمارے پاس اور بھی فورم موجود ہیں کورٹس کی صورت میں, وہاں پر ان کی بیسٹ ایک پراپر فورم موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے موسٹ آف دا کیسز ہم نے دیکھا ہے کہ جو سول لائبلٹیز ہیں ان کو کنورٹ کر کے کرمنل لائبلٹیز میں کنورٹ کیا گیا, اور وہ موسٹ آف دا جو اس طرح کی لائبلٹیز ہیں وہ ہمیں لین دین کے معاملات میں ہی ملتی ہیں, اور اس میں سے 489F از ون آف دیم کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تحریر کو اس طرح بنایا جائے کہ یہ 489F کی ڈیفینیشن میں آ جائے. لیکن جب عدالتیں اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ تو لین دین کا معاملہ ہے, یہ بزنس ٹرانزیکشن ہے, یا یہ سیکیورٹی کے طور پہ چیک دیا گیا تھا, گارنٹی کے طور پہ چیک دیا گیا تھا, تو عدالتیں فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ان کی اب ایک پالیسی سمجھ لیں, انہوں نے اس کے اوپر اتنی انٹرپریٹیشن کر دی ہوئی ہے 489F کی کہ وہ فوری طور پہ اس کے اوپر بیلز الاؤ کرتی ہیں.